अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने कल भी कहा था कि आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे विज़िट करें। उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल विज़िट करें जो लेट्स राइज़ के नाम से है। वहाँ पे डेट वाइज हम जो करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं उनका जो पीडीएफ फॉर्म है उनको हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आप चैनल विज़िट करें, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, सेकंड ऑप्शन है यू ललित, थर्ड ऑप्शन है एन वी रमन्ना और हमारा लास्ट ऑप्शन है राम जेठमलानी। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 15th ऑफ नवंबर, 17th ऑफ नवंबर, 10th ऑफ नवंबर या फिर 20th ऑफ नवंबर। इसका आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो एज़ यूजुअल जो हमारा पहला टॉपिक है वो एडिटोरियल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 10th ऑफ नवंबर 2022। अब यहाँ पे इस टॉपिक में जो कंसेंट की बात हो रही है वो हो रही है द कंसेंट विद रिगार्डिंग टू परफॉर्मिंग अ सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक लड़की की लीगल मैरिज एज थी, ठीक है, उसको 18 कर दिया गया था। 16 से 18 कब किया गया था? 1978 में। अब किया जा रहा है कितना? 21। लेकिन जो एज ऑफ कंसेंट थी ऑफ परफॉर्मिंग अ सेक्सुअल एक्ट और गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप वो है 18। ठीक है, मतलब जब लड़की की एज 18 से कम है, अगर तब कंसेंट के साथ भी सेक्सुअल एक्ट किया गया है तो उसको कंसेंट के साथ नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको इल्लीगल माना जाएगा। अब हुआ क्या है कि जो एक बेंच है कर्नाटका हाई कोर्ट का, ठीक है, उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इस क्राइटेरिया को रीथिंक करने के बारे में कहा है कि जो ये क्राइटेरिया है, जो एज ऑफ कंसेंट है 18 ईयर्स, इसको आप इस क्राइटेरिया को चेंज करें। ठीक है, अभी ये उन्होंने रिकमेंडेशन दी है किसको? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। इस पे आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्या दिया है कि हम रोज़ देख रहे हैं कि होता क्या है कि एक जो माइनर गर्ल्स हैं जिनकी एज 16 से ज़्यादा है लेकिन 18 से कम है, वो क्या करती हैं? घर से भाग जाती हैं किसी के साथ, और जब वापस वो आ जाते हैं घर पे तो जो लड़का होता है, ठीक है, जब ये पाया जाता है कि वो इन्वॉल्व हुए थे किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो जो लड़का है उसको उस पे अंडर पॉक्सो एक्ट उसको कन्विक्ट करके उसको भेज दिया जाता है जेल में, क्योंकि जो लड़की की एज है वो 18 से कम थी। वो घर से कंसेंट के साथ भागी, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो कंसेंट के साथ परफॉर्म हुआ, लेकिन लड़के को जेल इसलिए भेजा जाता है क्योंकि लड़की की जो एज थी वो क्या थी? 18 से कम थी। अब पॉक्सो एक्ट क्या है ये समझते हैं पहले, फिर जानेंगे कि जो एज है उसका इतना मतलब जो ये कोर्ट ने रिकमेंडेशंस दिए हैं एज को कम करने के लिए, ऐसा क्यों है? ठीक है, अब पॉक्सो एक्ट के अंडर क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है, इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 2012 में, 2012 में। ठीक है, ये बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाता है। अगर कोई इंसान इसके अंडर मतलब इसके अंडर पाया जाता है जिसने ऐसा किया है तो उसको 20 साल की सज़ा हो सकती है, और अगर क्राइम ज़्यादा हीनियस होगा तो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है, और पॉक्सो एक्ट के अंडर एज क्या बताई गई है कि यहाँ पे कहा गया है कि चिल्ड्रन, इट प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो है द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये एज का मसला क्या है। ठीक है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट के साथ हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट का बेंच था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया लॉ कमीशन को कि इस सब की वजह से कि अगर वो लड़की है वो घर से भागी है कंसेंट के साथ, जो सेक्सुअल एक्ट है वो परफॉर्म हुआ है कंसेंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद लड़के को क्या होता है? जेल हो जाती है। आप क्या करें कि जो 18 ईयर्स है, एज ऑफ कंसेंट जो है 18 ईयर्स है, इसको कम करके आप 16 कर दें।
क्या कर दें, 16 कर दें। ये रिकमेंडेशंस दिए हैं कर्नाटका हाई कोर्ट बेंच ने। अब इस पे नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट्स आती हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के एडिटोरियल में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर अप्रूव सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। आप इसको इकोनॉमी सेक्शन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अपने इकोनॉमिक्स सेक्शन में। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव किया है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये तो न्यूज़ है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं, ठीक है, वो जानते हैं। अब ये जानने से पहले अब जानते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, वो पैसा आप उधार लेंगे किसी से, मतलब लोन लेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी को एक बॉन्ड इशू करेंगे, किसी को बॉन्ड देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1000 रुपया चाहिए, ठीक है। आप प्रॉमिस करेंगे उस बॉन्ड पे कि मैं ये 8% पे क्या करूँगा, इंटरेस्ट के साथ आपको पे करूँगा, आप मुझे 1000 रुपये देते हैं। आपने बॉन्ड किसी को दिया और 1000 रुपये उनसे ले लिया। जब आप वो रीपे करेंगे वो 1000 रुपया, तो वो इस 8% की इंटरेस्ट पे रीपे करेंगे। ऐसे ही जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट करती है, ठीक है, वो क्या करती है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड इशू करती है और पैसा लोन ले एज मतलब लोन ही हुआ, वो पैसा ले लेती है उधार। अब जो वो बॉन्ड्स खरीदते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक मतलब बहुत सारे बॉन्ड्स इशू किए हैं, एक बॉन्ड की वैल्यू है 500 रुपये, ठीक है। उस अगर 500 रुपये के बॉन्ड को 8% के इंटरेस्ट रेट पे रीपेमेंट जो होगा वो 8% पे होगा, उसको इशू कर दिया। अब जिसने वो बॉन्ड लिया है, जब गवर्नमेंट उनको पैसा रीपे करेगी तो ये 500 नहीं करेगी, वो 8% के साथ उसको रीपे करेगी, ठीक है। काइंड ऑफ लोन यू कैन से, ठीक है। लेकिन ये हो गया बॉन्ड। लेकिन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जिस प्रोजेक्ट के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन या ग्रीन बिल्डिंग्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जब गवर्नमेंट पैसा खर्चती है उसके लिए जो बॉन्ड इशू करती है और जो पैसा रेज करती है, उन बॉन्ड्स को कहा जाता है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फोर्सिंग द बैन ऑन द 2 फिंगर टेस्ट। इस पर हमने 1-2 बार पहले भी चर्चा की है लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आज इसको एक्सप्लेन किया गया था न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगा इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉरली और एथिकली ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको डिस्कस किया जाए। अब जो रेप विक्टिम्स होती थी, ठीक है, ये टेस्ट उन पर परफॉर्म किया जाता था कि जो एलिगेशंस लगे हैं ये सच हैं या झूठ हैं, मतलब एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। ये काफ़ी बेहुदा टेस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इट इज़ रिग्रेसिव एंड इन्वेजिव, ठीक है, और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था उन एलिगेशंस को अप्रूव या डिसअप्रूव करने में, ठीक है। अब एक रेप विक्टिम है, एक तो किसी शख्स के साथ रेप हुआ है, ऊपर से उस पर ये ऐसा बेहुदा टेस्ट परफॉर्म किया और वो जो विक्टिम होता है उसको फर्दर ट्रॉमा में डाल दिया। इस सब को रोकने के लिए अब इसको क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दिया है और इस पर बैन लगा दिया है, ठीक है। ये इस टॉपिक को आप अपने एथिक्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अर्थक्वेक इन नेपाल। अब सबने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में, फ़ोन में देखा आपने, जो यूट्यूब पे देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि कितना नुकसान हुआ है जो नेपाल में अर्थक्वेक आया है। लेकिन नेपाल में अर्थक्वेक कितने क्यों आते हैं हम ये जानते हैं, ठीक है। ये है नेपाल, यहाँ पे नेपाल है। अब नेपाल किस जगह पे है? ये जो हिमालयन रेंज है इस पर, ठीक है। अब आपको पता होगा एक तो है इंडियन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों टकराती हैं इसी वजह से क्या हुआ है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे जो नेपाल है यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये हिमालय है, यहाँ पे नेपाल सिचुएटेड है। अब जब दो प्लेट्स टकराती हैं ना, ठीक है, मर्ज होती हैं, तो क्या होता है वहाँ पे फॉल्ट के चांसेस होते हैं, या फिर अगर उनके टकराने के बाद,
ठीक है, वो थोड़ी सी स्टक हो गई हैं। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी रिलीज़ की वजह से या फॉल्ट की वजह से जो मोमेंट होती है उसको अर्थक्वेक कहा जाता है। और जो इसका लोकेशन है नेपाल का, वो भी ऐसी जगह पे है कि जब प्लेट्स की मूवमेंट्स के बाद फॉल्स होता है या जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स आना काफ़ी आम बात है। ठीक है, इसीलिए हर साल ये न्यूज़ आती है कि नेपाल में क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया है। ठीक है, इस न्यूज़ में हमारे लिए इतना ही जानना ज़रूरी था। आप इसको इंक्लूड करेंगे अपना ज्योग्राफी सेक्शन में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये है DY चंद्रचूड़। इन्होंने कल ही ओथ ली है, 9 नवंबर को इन्होंने ओथ ली है। ये बने हैं हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले जो 49 थे वो थे UU ललित। ठीक है, जो 49th चीफ जस्टिस थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 20th नवंबर को। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें, वहाँ से जो PDF फॉर्म में नोट्स हैं उनको ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप उनको कंसिस्टेंसी के साथ वीकली रिवाइज कर पाएँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।